हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो बच्चों आज यहाँ पर स्टडी करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो ये बच्चों सैम्पल पेपर जो है 2023-24 का है, लेकिन 2024-25 का सैम्पल पेपर चेंज नहीं होगा और बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास CBSE बोर्ड 2024-25 में भी। तो यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5 सेक्शन होंगे A, B, C, D एंड E, और ए में होंगे 20 MCQs, और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन B में जो है 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और सेक्शन C में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और सेक्शन D में जो है 4 क्वेश्चन पूछेंगे और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और सेक्शन ई में जो है 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी। तो आइए बच्चों करते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यू, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM AB। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या है? दोनों ए बी है, तो ए बी प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का, और डिवाइड करना है किससे? एलसीएम से। तो रिजल्ट क्या आएगा ये पूछ रहा है, तो ये हमने लिख दिया। अब a की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यू वाई स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और b कितना है? एक्स वाई क्यू, और एलसीएम दोनों का a b का एलसीएम क्या होगा? तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ a b एक्चुअली में होगा, तो a क्या है? a इक्वल टू एक्स क्यू है, और इधर b इक्वल टू क्या है? x है, तो हम बड़ी पावर वाला लेंगे यहाँ पर एक्स क्यू। यहाँ पर वाई स्क्वायर है ए का एक फैक्टर, और यहाँ पर वाई की पावर 3 है, तो हम बड़ा वाला लेंगे वाई की पावर 3। तो ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी क्या हो गया हमारा? एक्स क्यू वाई क्यू। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और वाई क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बच के क्या आ गया हमारे पास? हमारा आंसर आ गया वाई स्क्वायर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, यानी ये है बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला सही हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज़। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पर जो y एक्सिस में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये पॉइंट 0,4 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 0,4 है, और x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 3,0 पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें कितने जीरोज होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2 जीरोज हैं, 1 0 एंड 0 इज 3। तो यहाँ पर जो है आंसर में जो है यहाँ पर जो है इसका एक ही जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक ही जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और जीरोज क्या है? जो एक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो y इक्वल टू एफ एक्स है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू एक्स इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू 0, उसी को 0 कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 है, और 0 क्या है? 3 है, तो यहाँ पर 3 मतलब 0 क्या होगा? 3। तो ये है बी। अगला है द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है कोएफिशिएंट के बीच में? तो कोएफिशिएंट के बीच में आपको ये जो 2 लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2, इन दोनों लाइनों के लिए पैरेलल लाइन होने की कंडीशन क्या होती है? तो ये याद होना चाहिए आपको, a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइन होने की, तो यहाँ पर B वाला जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है और इसके रूट का नेचर क्या होगा, ये कहाँ से पता करते हैं हम, डी से। डिस्क्रिमिनेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC को बोलते हैं। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है रूट निकालने का बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2। इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4AC है इसको बोल देते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करके पता लग जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो b की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें b की वैल्यू क्या है, -6 है। a की वैल्यू क्या है, 9 है, और c की वैल्यू क्या है, -2। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 72, यानी यहाँ पर होगा 6 2 8 7 8 3 10 108। तो यहाँ पर डायोप्टर की जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो इसलिए क्या है, ग्रेटर देन 0 जब होता है तो इसका मतलब क्या है, इसके होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों अलग अलग, तो दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और रियल होंगे, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी। इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their 4 terms is। तो यहाँ पर 2 AP दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 AP और पहली AP का जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा हमें -1, तो दूसरा वाला टर्म्स क्या, -1 प्लस d, ऐसे क्या होंगे, तो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूले से क्या होगा, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है A4, क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। nth टर्म वाला फॉर्मूला ये होता है a प्लस n-1d। तो हमें 4 टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है इसका -1 प्लस क्या हो जाएगा d, दोनों AP का इक्वल है, तो ये हो गया 4 टर्म्स एक AP का। अब दूसरी AP का निकालते हैं a' 4 टर्म्स, और पहला टर्म दे रखा -8 और ये 3d हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना, मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब 4 टर्म का डिफरेंस, ये हो जाएगा -1 प्लस 3d, और a' वाला दूसरी AP का जो टर्म्स है 4 टर्म्स, उसको सब्ट्रैक्ट करते थे, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, ये कर दिया। अब ये क्या हो गया, 3d माइनस 3d कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। तो मान लीजिए x एक्सिस है, अब ये लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3 और 5, 6, ये 5, 6 है। तो x एक्सिस को किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, x, 0। x हमें पता नहीं है, वो x मान लिया हमने, और जहाँ पे भी x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा कोई लाइन सेगमेंट, तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा 0। तो यहाँ पर नॉन वैल्यू हमें 0 पता है, तो हमें निकालना रेशियो है, तो हम y वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, वो नॉन वैल्यू दे रखी है। तो y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, जो सेक्शन फॉर्मूला है kx2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया y कोऑर्डिनेट वाला। हमें k निकालना है,
x2 आप किसी को भी मार सकते हो, 2 को या 5 को, हमने 5 को मान लिया। तो ये हो गया मल्टीप्लाई 5 प्लस x1 क्या मान लिया हमने 2 अपॉन में, सॉरी हमें y वाला फॉर्मूला निकालना था, y2 और y1। तो k मल्टी y2 क्या हो गया 6 और y1 कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3 और ये हो गया k + 1। तो ये हो जाएगा हमारा 6k -3 और y इक्वल टू क्या था 0 था, इधर आके k -1 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया 6k इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो k इक्वल टू 1/2 का मतलब होता है कि 1:2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, A point xy is a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली थोड़ा सोच रहा है। यहाँ पर क्या है, मान ले सपोज करो कि y कोऑर्डिनेट है, ये x वो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब थर्ड पॉइंट्स पे ये पूछ रहा है ऐसे ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनकी डिस्टेंस 5 यूनिट्स होगी ओरिजिन से। तो ओरिजिन ये है, तो सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस एक ओरिजिन से इक्वल कब होगी, वो सर्किल के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। अब वो चाहे थर्ड वाला क्वाड्रेंट हो, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड। तो यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं। तो 5 यूनिट्स, ये जो पॉइंट है इसकी भी 5 यूनिट होगी, इसकी भी 5 यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी, यानी रेडियन है सारी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, देयर विल बी मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये डी आंसर सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए बी। तो डी ए बी के पैरेलल है और ए बी हमें कितना दे रखा है ए, और डी हमें दे रखा है एक्स, और बी दे रखा है बी, ये बी है, ई सी दे रखा है हमें सी। अब हमें क्या है, देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, एक्स और ए बी सी के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें दे रखी है जिस हिसाब से डी पैरेलल टू ए बी है, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर होना चाहिए किसके, ट्रायंगल डी ई सी के। रीजन क्या है कि डी ई पैरेलल टू ए बी है। तो ऐसे केस में वैसे भी आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई डी सी, और ये कॉमन हो गया तो डबल ए रूल से तो वैसे ही पता लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब क्या करना है, सिमिलरिटी का थ्योरम लगाना हमें कि जो ट्रायंगल्स है उसकी जो है करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन जो है क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या होगा, ए बी अपॉन क्या होना चाहिए, डी ई, और डी ई अपॉन ए बी अपॉन डी ई हो गया, और क्या होगा बी सी अपॉन क्या होगा सी ई, और ए सी से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, इस कंडीशन से को अप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी कितना है ए, और डी ई कितना है डी ई हमारा एक्स है, बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया बी प्लस सी, और सी कितना है, सी है सी। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला हमारा अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। अब करते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री,
with the tangent PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center is। तो यहाँ पर PR दे रखा है, OP जो है रेडियस है सर्किल की। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए एंगल OPR क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल OPR क्या होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या है, टेंजेंट्स, और टेंजेंट और रेडियस की जो कांटेक्ट पॉइंट है P, इसमें जो ड्रॉ की हुई रेडियस होती है उसके बीच में क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और हमें जो दे रखा है एंगल QPR दे रखा है, ये 50 डिग्री है। तो एंगल OPR क्या हो जाएगा, 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री हो गया। और हमें निकालना है एंगल POQ, और क्योंकि दोनों रेडियस हैं इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80। 40 प्लस 40 और प्लस में हमें निकालना है एंगल POQ। और 180 डिग्री ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल POQ 180 माइनस 80 कितना होता है, 100 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा 100 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू A/B देन कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या रिलेशन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। हमें निकालना कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू A/B। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, A²/B²। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, B² माइनस A² और ये रूट, तो B² का रूट निकल जाएगा और ऊपर रख लेते हैं B² माइनस A² अपॉन में क्या हो जाएगा B। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव कौन सा सही होगा, हम √B² माइनस C² अपॉन B। तो ये C आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो है sec A और tan A को हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो sec A इक्वल टू क्या होता है, 1/cos A प्लस tan A इक्वल टू क्या होता है, sin A अपॉन cos A। और इसको एज इट इज रख देते हैं 1 माइनस साइन A। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा cos A 1 प्लस साइन A, ये हो गया 1 माइनस साइन A। ये A माइनस बी, A प्लस बी वाली आइडेंटिटी, A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस बी माइनस बी। तो ये क्या होगा, 1² 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A, और 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है, cos स्क्वायर A के होता है अपॉन cos A हो जाएगा। ये ऊपर cos A कैंसिल, बच जाएगा cos A। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो इसमें करेंगे हम, ये है आपका 6 मीटर हाई पोल। ये 6 मीटर का पोल है और हमें दे रखा शैडो, ये पोल है और शैडो इसकी ग्राउंड में होगी ABC। तो AB हमारा पोल है, BC उसकी शैडो है यानी छाया, जिसकी लेंथ दे रखी है 2√3 मीटर। अब हमें निकालना एंगल ऑफ एलिवेशन सन्स का, थीटा मान लेते हैं। अब ये हमें थीटा के सामने वाली साइड और जो एडजेसेंट साइड दोनों दे रखी है, तो हम ये tan थीटा लगाएंगे यहाँ पे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना, 6 2√3, 2 से 3 टाइम्स कट गया तो यहाँ पर बचेगा √3, क्योंकि 3 इक्वल टू क्या होता है, √3 मल्टी √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा इक्वल टू हमारा आया
√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 13 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी एरिया पेरीमीटर क्या होती है सर्किल की 2πr और एरिया होता πr²। ये जो क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि पेरीमीटर और एरिया इक्वल होते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r², एक r से ये कैंसिल हो गया तो बच गया इधर r इक्वल टू 2, तो 2 यूनिट्स आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ, यानी 2 सर्कुलर पार्क हैं जिनके डायमीटर दे रखे हैं, तो इनकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी पहले वाले की 8 मीटर और इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी, इसकी हो जाएगी 6 मीटर। अब क्या है, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया का सम क्या हो जाएगा, पाई मल्टी r² मतलब 8² प्लस पाई मल्टी और इसका 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों के एरियाज के सम के बराबर हमने एक सर्कुलर पार्क बनाना है, उसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R²। अब क्या होगा, पाई से पाई तो ये कैंसिल हो गया, कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा और ये टोटल मिला के कितना हो गया 100, ये r² है तो r आपकी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्किल, ये रेड सर्किल ये है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेट बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन शेडेड रीजन। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है बेसिकली क्या होता है, बेसिक फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या है, जो चीज़ इसने फेवरेबल आउटकम में डॉट कहाँ पे यहाँ पर पूछ रहा है कि डॉट ऑन द अबव साइड बोर्ड, जब द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन शेडेड, तो शेडेड रीजन पे डॉट उसको लगाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो शेडेड रीजन का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा फेवरेबल आउटकम, क्योंकि वहीं पे डॉट उसको लगाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, यानी टोटल एरिया से हम क्या करेंगे, यानी शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ये हो जाएगा, और अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 2a यूनिट है, साइड 2a है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डायमीटर भी इसका क्या होगा सर्किल का 2a होगा, तो a इसकी रेडियस हो जाएगी, तो इसका एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया पाई मल्टी a² अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 4a² माइनस पाई a² अपॉन 4a²। यहाँ पर ऊपर a² कॉमन ले लेते हैं, अंतर बचेगा 4 माइनस पाई अपॉन में क्या है 4a², a² से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 4 माइनस पाई अपॉन में 4, तो 4 माइनस पाई अपॉन में 4 कहाँ पे है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में जो दे रखा है ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। 2 कार्स ऑफ हर्ट्स एंड 4 कार्स of speeds are missing from pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card?
तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक कार्ड की जो बचे हुए कार्ड्स होंगे। तो यहाँ पर जो 52 कार्ड्स की जो पैक है उसमें से 2 कार्ड्स हार्ट्स के निकाल दिए गए हैं और 4 कार्ड्स स्पेड्स के। तो टोटल मिला के कितने कार्ड्स निकाले गए हैं? टोटल मिला के हो गया 6 कार्ड निकाले गए हैं। तो बचे हुए कार्ड कितने होंगे? 46। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ब्लैक कार्ड्स। तो ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल ब्लैक कार्ड्स जो होंगे, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे? 26। 4 स्पेड्स के, 13 स्पेड्स के और 13 क्लब्स के। ये स्पेड और ये क्लब के। तो टोटल मिला के 26 कार्ड होते हैं ब्लैक के। अब इसमें से 4 कार्ड स्पेड्स के निकाल दिए गए हैं। तो 4 कार्ड को हटा देते हैं तो कितने बचे? 22 कार्ड्स ब्लैक के बचे। और हमें निकालना फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम मतलब ब्लैक कार्ड्स अब कितने हैं? 22 कार्ड्स। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें से, यानी 46 में से ब्लैक कार्ड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी ये होगी 22/46। तो हमारा आंसर हो जाए 17 का बी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं हाइट, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हाइट मतलब बेलो दे रखी है 140, बेलो 145। तो यहाँ पर देख रहे हैं साफ साफ हम कि 5 का जो है डिफरेंस है सब में। तो इसलिए 5 क्लास इंटरवल होगा इसका जो हमें दे रखा है। तो 5 क्लास इंटरवल होगा तो बेलो 140। तो पहला वाला डाटा क्या होगी? 135 से 145 हो जाएगी। खाली 5 माइनस कर दिया। तो ये बेलो जो लिखा है बेलो, तो ये अपर लिमिट दे रखी है हमें। तो हमें लोअर लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है वही आपका क्लास इंटरवल होगा। और ये अपर लिमिट है तो इससे हमने 5 माइनस करके लोअर लिमिट निकाल दी। क्लास इंटरवल से इस प्रकार से आ जाएंगे 140 से 145। और ये हो जाएगा, सीधे हम आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 51 की है। तो ये मॉडल क्लास हो गई। तो यहाँ पर बेलो 165, तो 160 से 165 हो जाएगा। तो अपर लिमिट क्या हो गई? 165 आंसर। तो 18 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो डायरेक्शन जो दे रखा है क्वेश्चन में 19 और 20 क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट के बाद में एक रीज़न दे रखा है। तो आपने जो है स्टेटमेंट मतलब एक अजर्सन की है और एक स्टेटमेंट रीज़न की है। तो स्टेटमेंट अजर्सन में जो चीज़ लिखी हुई है तो वो इसका प्रॉपर रीज़न है या नहीं। तो ऐसे अल्टरनेटिव बना दिए गए हैं A B C D। तो यहाँ पर पहले अल्टरनेटिव में क्या है कि A और R जब दोनों सही होंगे और रीज़न R जो है प्रॉपर होगा। दूसरे में क्या है, एजर्सन A और रीज़न R दोनों ट्रू होंगे और रीज़न R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन A। सी में दे रखा है कि एजर्सन A ट्रू है लेकिन R फॉल्स है। एजर्सन A डी वाले में क्या है, एजर्सन A इज़ फॉल्स बट रीज़न R इज़ ट्रू। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दे रखी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इसमें हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और रीजन वाली स्टेटमेंट है टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। अब बोलने का मतलब क्या है, ये बात तो खैर जो स्टेटमेंट है एजर्सन वाली है वो तो सही है। अब देखना हमें कि ये स्टेटमेंट और यहाँ पर क्या है कि जो बोल रहा है कि ये टॉप बनता है, ये जो प्लेन सरफेस है नीचे क्या होगा, इसका प्लेन होगा, ये सर्कुलर एरिया ये क्या होगा, प्लेन सरफेस। दूसरा कोन का अपर वाला पोर्शन क्या होगा, ये प्लेन सरफेस है। अब इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, ये टॉप बन गया। तो ये बात भी सही है, आर सही है। और रीजन की जहाँ तक बात करें तो ये प्रॉपर रीजन भी है
इसीलिए दोनों को मिला के बनता है, इसीलिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया होगी, इसीलिए जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो यहाँ ने हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर दे रखा है एजर्सन में एक हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। अब चेक करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है या नहीं। तो सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करके क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा +5 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा -5 + 10, यानी 5/2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं इससे इसको माइनस करके भी क्या आएगा 5/2, इससे इसको माइनस करेंगे तो तब भी 5/2, तो ये पता लग जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एजर्सन ए जो होगा स्टेटमेंट ए वो हमारी राइट होगी। स्टेटमेंट आर में क्या है, रीजन में द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो क्या बता रहा है, द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक बता रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये नेगेटिव है, 2 नंबर नेगेटिव के हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव और बीच का 0, तो ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं होती एपी की। तो हमारा क्या होगा, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी वाला सही हो जाएगा। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट, क्योंकि अभी सेक्शन ए का सॉल्यूशन हमने ये दिया है और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर्स के हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ पाएगा जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।